हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, अभी हम जिस लेक्चर में जा रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के आंसर राइटिंग की। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आंसर राइटिंग की सीरीज चला रखी है। अब इसमें होता क्या है कि आपको पता होगा कि अब पेपर ज़्यादा दूर है नहीं, तो ये जो सीरीज है हमारी ये अपनी आखिरी मुकाम पे है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा साथ दिया है और इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है। ऐसे ही देखिए, एक लेवल पे क्या होता है ना कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हो, तो इसके बाद ही हम फिर से क्या करेंगे, PYQ सीरीज लेकर आएंगे। बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए PYQ सीरीज लेकर आएंगे, ना कि सिर्फ UPSC के लिए, बल्कि जो हमारा दूसरा चैनल है, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, बाय द वे माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ पे हम स्टेट PCS, कौन कौन से स्टेट PCS मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। यूपी, चूँकि UP PCS का पेपर आने वाला है, इसी के साथ साथ हिमाचल पेपर हो चुका है लेकिन अगले साल की तैयारी आपको करनी होगी। पंजाब, आप जानते हैं इसका पेपर आने वाला है, बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित पेपर है ये। इसी के साथ साथ हरियाणा का पेपर आता है, ये फिक्स है। इन चारों स्टेट में यूपी का भी कुछ हद तक इस बार यूपी भी डामाडोल दिखा है, तो इन चारों स्टेट में एकमात्र हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जिनका फिक्स होता है फरवरी के महीने में, फरवरी से लेकर मार्च के बीच ये पेपर कराते हैं अपने। इनका स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा होता है, तो PYQs को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट का PYQ से क्वेश्चन दूसरे स्टेट के पेपर में फ्रेम कर लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से PYQ को सॉल्व करना है। अभी भी आप देखेंगे जब मेंस का पेपर होगा, UPSC की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और ऐसा मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कितने पेपर्स आपको देखने को मिले हैं कि वो आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लगभग 60 to 70% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थीम तो रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि अब UPSC के पास भी थीम बचा नहीं है। खैर, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जामिन एंड कंपेयर, क्वेश्चन बोलता है कि एग्जामिन एंड कंपेयर द रोल ऑफ गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिस्पेक्टिवली, also bring out the significance and concerns related to this post in a federal polity। अब देखिए, जैसे कि आपको बताया जाता है हमेशा से आंसर राइटिंग में कि आपको आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आप कौन कौन से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको वो देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तभी आप देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो फेडरल पॉलिटी, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरेशन से आपका क्या मतलब है, ये आपको डिफाइन करना होगा। इसी के साथ साथ आपको बताना होगा कि गवर्नर के रोल को कहाँ कहाँ, स्टेट्स में और यूटीज में। अब देखिए, यूटीज में क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि UPSC जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को पकड़ता है। अब देखिए, दिल्ली एक यूटी है। अब वहां पे हमेशा आपने सुना होगा, बेसिकली ये देखने को तब ज्यादा मिल रहा है हमें जब से अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। जब कांग्रेस सेंटर में थी, आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल यूटीज में केंद्र सरकार ही अपने एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, गवर्नर। तो जब कांग्रेस शासन में थी तो आपको पता होगा नजीब जंग साहब वहां के हुआ करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद क्या हुआ कि जब बीजेपी शासन में आई तो इसके भी जितने भी गवर्नर हुआ करते थे उनके साथ 36 का आंकड़ा हुआ करता था। तो अभी जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसी में बेस्ड इस क्वेश्चन को रखा गया। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कीवर्ड्स को हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया। अब आंसर का जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, द रोल्स ऑफ द गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आर पिवटल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज। यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पिवटल रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का। दिस पोजीशन एम्बॉडी द बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। ये बैलेंस एस्टेब्लिश करने का काम करता है सेंट्रल अथॉरिटी और जो रीजनल, जो वहाँ पे ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्वतंत्रता है, इसके बीच।
इसी के साथ साथ आपको एक और बात समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि देखिए, हम तो फेडरल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स, जितने ही बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन जो फेडरेशन है, इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बोला है क्वासी फेडरल। मतलब हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। हम यूएसए का जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमने उसे फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने कहीं ना कहीं कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। अब यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरेशन किसको बोलते हैं, ये सब बातें आपको तब समझ में आएगी जब यूपीएससी के मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में आप हमारे साथ आएंगे। ये तो आंसर राइटिंग, इसमें हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, बॉडी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से मिलते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे देखेंगे द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि आपको पता है, फैक्ट, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जिस तरीके से प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन में, उसी तरीके से स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओवरसीज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। मुख्यमंत्री के सलाह पे कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। इनका जो रोल होता है, ये इंश्योर करता है स्टेट के लॉ को अलाइन विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड हैंडलिंग क्राइसिस सच एज व्हेन स्टेट इज प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाता है स्टेट के अंदर में, तो ऐसे में ये डील करते हैं इस सिचुएशन के साथ। ये एफिशिएंटली किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाए वहाँ पे देखते हैं। इसी के साथ जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यूटी में सिमिलरली रोल प्ले करते हैं, जबकि कहीं कहीं देखा गया है कि उनका रोल ज़्यादा, मतलब उनके पावर्स ज़्यादा हो जाते हैं। Their role is similar, varies based on the specific duty, जैसा कि मैंने आपको बताया, governance structure which could be directly administered by the central government or have legislative assembly। अब देखिए, दो ऐसी यूटीज हैं जिनके पास अब दो के जगह अब तीन हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर को अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और ये यूटीज के कैटेगरी में भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनके सिग्निफिकेंस एंड कंसर्न्स की बात करेंगे। दोनों जो पोजीशन है लिंक का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ताकि फेडरल हार्मोनी को बनाया जा सके। इनका जो अपॉइंटमेंट पावर होता है, ये कंसर्न बनाता है सेंट्रल इंटरफेरेंस का, मतलब कि सेंट्रल का इंटरफेरेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, अंडरमाइनिंग द रीजनल ऑटोनॉमी। जो उनकी जो रीजनल स्वायत्तता है उसको थोड़ा उस पर खतरा काइंड ऑफ देखने को मिलता है। अब हम यहाँ करेंगे अपने आंसर को कंक्लूड। तो कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे कि द गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एलजी जो होते हैं, काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द फेडरल बैलेंस इन इंडिया। देखिए, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में। देयर इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल ऑटोनॉमी हाईलाइट द नीड फॉर अ नुआंस्ड अप्रोच टू फेडरल गवर्नेंस एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस होता है उसमें इनका नुआंसेस हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने एक क्वेश्चन को पिक किया, उसका एक सैंपल आंसर बनाने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।